तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने वायदा किया था कि हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेंगे। इसमें बीपीएससी या जो भी पीसीएस एग्जामिनेशन है उसको लेकर कवर किया जाएगा। बाकी जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश में वो टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा वो। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि इकोनॉमिक्स की हर एक बारीकियों को समझेंगे। इसको आसान बना देंगे हम लोग, ताकि अगर आप मान लो कि कहीं पे कुछ काम भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो आप काम करते हुए भी इसको सुन सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोलूँगा उसको खाली सुनना है और थोड़ा सा सोचना है, चिंतन करना है, बाकी सब अच्छा चलेगा। आपको मालूम है कि कौटिल्य हमारे जो देश के जाने माने थिंकर थे, एंशिएंट इंडिया के यानी प्राचीन भारत के, वो अर्थशास्त्र के ग्रंथ भी उन्होंने उसकी रचना की थी। तो इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर को हम लोग समझेंगे कि भाई ये है क्या, क्या यह मामला है और इसकी परिचय क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र है ना, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन यानी उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग यानी कंज्यूमर का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों जैसे अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्य के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है एक दूसरे के साथ। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग आपको मालूम है समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपराध हो गया, शिक्षा हो गया, परिवार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कानून हो गया, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान, युद्ध, ये सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल ने इस विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। और मार्शल ने बताया भी है और ये पाया भी था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां हुआ करती हैं। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझने की जरूरत है। वह लियोनेल रॉबिन्सन के अनुसार आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लियोनेल एक रॉबिन्सन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री से जिनका नाम हुआ करता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उन्होंने बोला था कि वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो भाई स्कैरसिटी है क्या? देखिए, एक वर्ड स्कैरसिटी यानी उसका मतलब होता है दुर्लभता, कमी। इसका उपलब्ध संसाधन सभी मांगों और जरूरतों को पूरा करने में समर्थ है। दुर्लभता और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के कारण ही अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता। अतएव हम ये बोल सकते हैं कि विषय प्रेरकों और संसाधनों के प्रभाव में विकल्प का अध्ययन करता है। इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते थे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं यानी इच्छा और उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत इसकी परिभाषा से ही मिलता है। देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का शाखा, आपको मालूम भी होगा, मैंने बताया भी। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित उनकी एक बुक थी जिनका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान माना है। वहीं डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी बुक अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया। तो वहीं ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में
प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। तो इस संबंध में उनका मत है कि भाई मानवीय आवश्यकताओं असीमित है पर उनको पूरा करने के साधन सीमित है, यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स ऑफ सेटिस्फेक्शन आर लिमिटेड। हमारी चाहते तो बहुत है, असीमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज तो सीमित है ना, लिमिट। तो आधुनिक अर्थशास्त्री सैम्यूलसन याद रखना, उन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र यानी साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। वहीं आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने अपनी पुस्तक अर्थमेघा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। ये चीज समझ जाना। और इसका अर्थशास्त्र बहुत प्राचीन विद्या है। 4 उपवेद हमारे यहाँ थे ना, अति प्राचीन काल में बनाए गए थे। इन चारों उपवेद में अर्थवेद भी एक उपवेद माना जाता है, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एडम स्मिथ को वर्तमान अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी कभी कभी पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझना है कि आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रैगनर फ्रीसर ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला बीस्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और दूसरा उन्होंने बांटा था समिष्ट अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसको डिस्कस, ये तो हो गया, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा ट्रेड ऑफ के बारे में जानते हैं। भाई ये ट्रेड ऑफ क्या है? इसको अदला बदली बोलते हैं, समझ में आ रहा है? एक ट्रेड ऑफ एक स्थिति जन्य निर्णय है, आप समझिए इस बात को, जिसमें अन्य पहलुओं में लाभ के बदले एक सेट या डिजाइन की गुणवत्ता, मात्रा या फिर संपत्ति को कम करना या फिर खोना शामिल है। इसमें अगर हम लोग सरल शब्दों में लेमन लैंग्वेज में बोले तो एक ट्रेड ऑफ वह है जहां एक चीज बढ़ती है और दूसरों को घटाती है। समझ में आ रहा है? यानी ट्रेड ऑफ से सरल भौतिक सहित कई मूल्य की सीमाओं से उपजा है। उदाहरण के लिए केवल वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा किसी दिए गए स्थान में फिट हो सकती है, इसलिए किसी भी अधिक को स्वीकार करने के लिए एक पूर्ण कंटेनर को कुछ वस्तुओं को निकालना होगा उसमें से, और कुछ बर्तन को, और बर्तन कुछ बड़े बर्तन को वहाँ पे बोल सकते हैं कि डालना होगा। देखिए आपको समझना है ट्रेड ऑफ को सिंपल लैंग्वेज में, अदला बदली है, एक्सचेंज है, यानी बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लो किसी को कुछ लेना है, मैंने पढ़ाया भी था 10th की बुक में। मान लीजिए एक लड़का है परवीन, अब एक लड़का, एक इंसान है, एक और व्यक्ति का नाम लेते हैं राजू। तो हम इन दोनों के बीच में कुछ देखते हैं, है ना। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में नहीं, पर्सन ए के पास गेहूं है और पर्सन बी के पास जिसे हम बोल सकते हैं सू है, जो सू का सेलर है। मैं बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो पर्सन ए, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि मान लीजिए कि पर्सन बी जो सू को सेल कर रहा है उसको गेहूं की ज़रूरत नहीं है, और जो पर्सन है उसके पास गेहूं ही है और उसको सू चाहिए। तो इसमें क्या होता था, कंट्राडिक्शन होता था। उसको मन है तो लेगा, नहीं मन है तो नहीं लेगा। अगर उसको नहीं मन है लेने का तो बिना सू का ही रह जाता था। मतलब एक जिसे हम बोल सकते हैं स्कैर्सिटी था, लोगों में अभाव था चीज़ों को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे समय विकसित हुआ, करेंसीज बने, एक कॉमन करेंसी बना और उस करेंसी को हर जगह चलाया गया। ऐसा नहीं कि उसको कोई मना कर देता। तो ये सारी चीज़ें थी, ये चीज़ ध्यान देना। ट्रेड ऑफ और कुछ नहीं है, ये सब जो है काफ़ी आसान टॉपिक है। लेकिन मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, जिसको सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म बोलते हैं माइक्रो को, मैक्रो को समष्टि बोलते हैं। तो पहले माइक्रो हम लोग समझेंगे, इसके बाद मैक्रो समझेंगे। सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है। देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों, इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, कंज्यूमर भी समझना है कि कंज्यूमर उसको बोला जाता है जो एक ही दुकान पर बार बार जाए और उस प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का एक एडिक्टेड हो। कोई बिस्किट ले रहा है तो कोई उसी कंपनी का ऑयल ले रहा है, तो इसको उपभोक्ता बोलते हैं।
लेकिन कस्टमर वो होता है कि दुकान पर एक बार जाता है और किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा समय तक यूज नहीं करता है, एज ए कस्टमर यूज करता है ना। तो उपभोक्ता, परिवार, उद्योग, फर्मों के व्यवहार और प्रदर्शन पर केंद्रित है। यहाँ मांग संबंधित वस्तुओं यानी जिसे हम बोल सकते हैं पूरक सामान और विकल्प उत्पादों की कीमत और मात्रा के साथ उत्पाद की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि भाई कि दुर्लभ संसाधनों है ना के आवंटन के संबंध में एक न्यायिक निर्णय लेने के लिए उनके वैकल्पिक उपयोग के साथ किया जा सके। लेकिन वहीं पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक सिंपल हम लोग को बताया गया था, और आपको मैं बताता हूँ। माइक्रो देश के भीतर, माइक्रो एक विश्व जो इंटरनेशनल लेवल पे हम बात कर सकते हैं, देश के बाहर। अब देश के बाहर इसका मतलब है नहीं कि देश के बाहर में पूरा हो रहा है, इंडिया को शामिल नहीं करना, नहीं, दोनों, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की शाखा, आपको मालूम है, कुल चर के व्यवहार और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित है और उनके उन मुद्दों को जो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे मान लीजिए बेरोजगारी हो गया, गरीबी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, है ना, और सामान्य मूल्य स्तर, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, आयात और निर्यात, आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, मौद्रिक, राजकोषीय नीति इत्यादि शामिल है। सब हम लोग समझेंगे और इससे मदद मिलती है अर्थव्यवस्था के विभिन्न समस्याओं को हल करने में, जिससे इसे कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। अब नीचे दिए हम लोग बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था जो है, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के विशेष बाजार खंड का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें कई बाजार खंड शामिल हैं। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों पर जोर देता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कुल आर्थिक चर पर होता है। लेकिन जबकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को परिचालन या आंतरिक मुद्दों पर लागू किया जाता है और पर्यावरण और बाहरी मुद्दे समष्टि अर्थशास्त्र की चिंता है, ध्यान दीजिएगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक व्यक्तिगत उत्पाद, फर्म, घरेलू उद्योगों, मजदूरी, कीमतों आदि से संबंधित है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना यानी समष्टि अर्थशास्त्र ये नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल प्रोडक्शन, है ना, प्राइस लेवल यानी मूल्य स्तर इत्यादि जैसे समीकरण से संबंधित है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मुद्दों को शामिल किया गया है कि किसी विशेष वस्तु की कीमत और इसकी मात्रा और मांग की मात्रा को प्रभावित करेगी, और इसके विपरीत मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी, मौद्रिक राजकोषीय नीति, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जाएगा। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो होता है वो पूरक और वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतों के साथ एक विशेष वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स सामान्य मूल्य स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते समय सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक निचला दृष्टिकोण लेता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र एक शीर्ष नीचे दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा। तो अगला जो हमारा है वो है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक, राजनीतिक अर्थशास्त्र। मैं कोशिश करूंगा कि जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसको लाइव में लेकर आए, है ना, ताकि बच्चे भी क्वेश्चन पूछ सकें। देखिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक या राजकीय अर्थशास्त्र ये किसी समाज में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के बंटवारे की जानकारी देते हुए बताता है कि सत्ता का यह वितरण जो है ना वैकासिक और अन्य नीतियों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि भाई राजनीतिक अर्थशास्त्र उन बुद्धिसंगत फैसलों का अध्ययन करता है जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के संदर्भ में लिए जाते हैं, और इस अध्ययन में तर्कसंगत आधारों की रोशनी में समष्टिगत प्रभाव पर गौर किया जाता है। तो मूलतः उत्पादन एवं व्यापार तथा इनकी विधि, प्रथा, सरकार से संबंध, राष्ट्रीय आय एवं संपदा के वितरण के अध्ययन को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा गया है। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति नैतिक दर्शन यानी जैसे हम बोल सकते हैं ना मोरल फिलॉसफी से हुई। 18वीं शताब्दी में इसका विकास राज्य के अर्थतंत्र यानी
पॉलिटी के अध्ययन के उद्देश्य से किया गया था, इसलिए इसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी पड़ा। समझ में आ रहा है? हालांकि इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। जैसे 18वीं सदी के मध्य में प्रकाशित एडम स्मिथ की जो रचना थी ना, जिसका मैंने नाम लिया था वेल्थ ऑफ नेशंस, उसको लेकर 19वीं सदी में प्रकाशित जो जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना थी, बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और कार्ल मार्क्स की जो रचना थी कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तक के लंबे दौर में अर्थशास्त्र का जो हम बोल सकते हैं अनुशासन मुख्य तौर से राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से ही जाना जाता था। दरअसल हुआ क्या था कि समाज वैज्ञानिक की मान्यता थी, यानी जैसे बोल सकते हैं सोशियो साइंटिस्ट, कि राजनीतिक कारक यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं आर्थिक परिणामों पर अनिवार्य ही नहीं बल्कि निर्णयकारी प्रभाव डालते हैं। और 20वीं सदी में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुशासन अलग होते चले गए। और संजोग तो देखिए कि नियो क्लासिकल, जिसे हम बोल सकते हैं नियो क्लासिकल अर्थशास्त्र के प्रभाव में अर्थशास्त्र की जो पद्धतियां राजनीति से अपेक्षाकृत स्वायत्त होकर विकसित हुई, और अर्थशास्त्रियों का जोर उपभोक्ताओं और कंपनियों के ऊपर पड़ने वाले सरकारी नियंत्रणों या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई बाजार के विकास की परिस्थितियों पर होता चला गया। हालांकि अभी पिछले कुछ दशकों से एक बार फिर राजनीति और अर्थशास्त्र के गठजोड़ की बातें होने लगी हैं और नए राजनीतिक अर्थशास्त्र की चर्चा सुनाई देने लगी है। राजनीतिक अर्थशास्त्र का इस नए उभार में खास बात यह है कि यह राजनीति के आर्थिक महत्व को रेखांकित करने के लिए जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई आधुनिक अर्थशास्त्र के परिष्कृत विश्लेषणात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब मुझे देखिए, मैं इसलिए इस सारी चीज़ों को समझाऊँ ताकि आपको, हालांकि इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसको हम अगर समझे अगर एलेबरेटली काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें पीएचडी नहीं करना है, याद रखना, हमें सिर्फ पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। अगला हमारा है लिबरल और नियो लिबरल, है ना, इकोनॉमिक्स, आर्थिक उदारवाद और नव उदारवाद। तो सबसे पहले किसको समझेंगे हम लोग? आर्थिक उदारवाद। देखो, आर्थिक उदारवाद जो है यानी लिबरल इकोनॉमिक्स एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जो उत्पादन के साधनों में बाजार अर्थव्यवस्था और निजी संपत्ति के मजबूत समर्थन पर आधारित है। हालांकि आपको ये जानना होगा कि आर्थिक उदारवादी भी कुछ हद तक सरकारी विनियमन के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन वे मुक्त बाजार में सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। जब यह मुक्त व्यापार और खुली प्रतिस्पर्धा को रोकता है तो आर्थिक उदारवाद की आर्थिक अभिव्यक्ति प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित किया गया है ना। तो एक आर्थिक प्रणाली के रूप में आर्थिक उदारवाद को व्यक्तिगत लाइनों पर आयोजित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भाई आर्थिक निर्णय की सबसे बड़ी संख्या यानी सामूहिक संस्थाओं या संगठनों के बजाय व्यक्तियों या परिवारों के द्वारा की जाती है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था जो इन उपदेशों के अनुसार प्रबंधित होती है उसे उदार पूंजीवादी या उदार अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आपको समझना है कि भाई आर्थिक उदारवाद मुक्त बाजारों यानी ओपन मार्केट्स और कैपिटल जिसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी यानी पूंजीगत संपत्ति के निजी स्वामित्व से जुड़ा है। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक उदारवाद व्यापारीवाद और सामंतवाद की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे एक बात आती है कि भाई ये सामंतवाद क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है। देखिए, सामंतवाद जिसे सामंती व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच जो मध्यकालीन रूप में पनपे जो कानूनी, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का एक संयोग था, है ना। तो मोटे तौर पे परिभाषित या रिश्तों के आसपास समाज को संरक्षित करने का एक तरीका था जो सेवा या श्रम के बदले जमीन की जोत से प्राप्त होता था। हालांकि यह लैटिन शब्द यानी फ्यूडियम जिसे हम बोल सकते हैं फीप से लिया गया है, जिसका उपयोग जो है मध्यकालीन काल के दौरान किया गया था। सामंतवाद शब्द जिस प्रणाली का वर्णन करता है वो उन लोगों द्वारा एक औपचारिक यानी राजनीतिक प्रणाली के रूप में कल्पना नहीं की गई थी जो उस दौरान रहते थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। हालांकि चीज़ें बहुत है, लेकिन सामंतवाद की एक व्यापक परिभाषा जैसे कि मार्क ब्लोच जो 1930 द्वारा वर्णित है, इसमें न केवल योद्धा कुलीनता की दायित्व शामिल है बल्कि दायरे के सभी 3 संपदाओं और की दायित्व शामिल है, जैसे कुलीनता, पादरी और किसान, है ना। अब यहाँ पे एक बात आता है कि भाई मार्क ब्लोच कौन थे, तो ये समझना है मार्क ब्लोच के बारे में।
मार्क लियोपोल्ड बेंजामिन ब्लॉच, यानी 6 जुलाई 1886 को जन्म हुआ, 16 जून 1944 को मृत्यु हुई। एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे, एनलस स्कूल ऑफ फ्रेंच सोशल हिस्ट्री के संस्थापक सदस्य। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में विशेषज्ञता हासिल की। अपने करियर के दौरान मध्यकालीन फ्रांस में व्यापक रूप से प्रकाशित हुए और एक अकादमिक के रूप में उन्होंने स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय यानी 1920 से 1936, अब पेरिस विश्वविद्यालय जिसे बोल सकते हैं, 19 यानी 1936 से 1939, और मोंटपेलियर विश्वविद्यालय यानी 1941 से 1944 में काम किया। ये चीज़ें जानने योग्य है क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई ये तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है ना कि ये क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी लंबी टॉपिक हो जाएगी, इसको हम लोग कल फिर से आराम से समझेंगे। केनीसन की जो इकोनॉमिक्स है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको देखिए ये चीज़ जो है हम लोग डिटेल में लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। शुरू में दिक्कत होता है, बाकी आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा क्या करना है आपको। चलिए, धन्यवाद।